यस मैम। ठीक है, तो आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं बताऊं, आप लोग बताओ वेक्टर्स क्या होता है, किसी को पता है? Which has magnitude and direction. विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे अगर यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे आदमी बना रखा है, मान लो वो इस क्रॉस रोड पे आके कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ पे जाऊं। वो किसी से हेल्प लेने के लिए गया, उस आदमी ने बोला कि आप 10 मीटर्स चले जाओ। तो क्या ये आदमी पहुंच जाएगा उस जगह पे जहाँ से पहुंचना है? इसने बस No. ये, जिसने नो हेल्प करी उसने बस ये बोला 10 मीटर्स चले जाओ। No. और No. करेक्ट, नो। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि वो राइट जाए, लेफ्ट जाए या सीधा जाए। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग केसी। तो जैसे ही उसने ये बता दिया कि डायरेक्शन क्या है, वो पहुंच सकते हैं कि आप 10 मीटर्स कि आप 10 मीटर्स राइट में चले जाओ या लेफ्ट में चले जाओ या स्ट्रेट चले जाओ। ठीक है, तो वेक्टर वो कोई भी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है कि 10 मीटर, पर साथ में डायरेक्शन भी होती है, राइट, लेफ्ट या स्ट्रेट। मैम हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। नहीं, पहले थर्ड चैप्टर से पहले मोशन एंड, हाँ, स्ट्रेट लाइन से पहले हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसपे। ठीक है, वेक्टर्स पूरे चैप्टर में यूज होगा। तो अब जैसे यहाँ पे बना हुआ है, एक आदमी खड़ा है, जैसे ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, हमें ए से बी में जाना है। तो मैं अलग अलग रास्ते से जा सकती हूँ, इस रास्ते से भी जा सकती हूँ, इधर से भी जा सकती हूँ, इधर से भी जा सकती हूँ, इधर से भी जा सकती हूँ। अब कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट कौन से वाला है, 1, 2, 3 या 4? Ma'am, 2. मैम 2। 2 वाला डिस्प्लेसमेंट है। Ma'am, 2. करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा पाथ होता है। पाथ। हाँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। बाकी सारे रास्ते से भी जा सकते हो, पर हमें सबसे छोटे रास्ते Yes, से जाना है जब, तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो मतलब जैसे फोर्स है, या अगर आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो, एनर्जी की बात कर रहे हो, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ, या तो वो स्केलर होगी या वो वेक्टर होगी। अब अगर वो स्केलर है तो उसमें बस मैग्नीट्यूड होगा, 10, 20, 30, 100, 50 कितना है। उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, ये कुछ भी मेंशन नहीं होगा। जैसे अगर आप बात करो मास की, आप ये तो बता सकते हो कि किसी का मास 40 kg है, पर क्या आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हो कि ऊपर से 40, राइट से 40, लेफ्ट से 40, या कहाँ से 40? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नहीं, हम नहीं बता सकते। ऐसे हम ये बता सकते कि बॉडी गर्म है, ठंडी है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, पर हम ये नहीं बता सकते कहाँ से ज्यादा है, किस डायरेक्शन में ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते वो जाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, और जिनमें हम डायरेक्शन बता सकते हैं वो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स से, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दूं, तो अगर इस साइड फोर्स लगाऊंगी और ये बॉडी इधर मूव कर रही है, सिमिलरली अगर मैं इस साइड से फोर्स लगाऊंगी तो वो ये बॉडी इधर मूव करेगी। तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरी हो जाएगी मेरा कि नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स के साथ हमें साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, उसी के हिसाब से हमें रिएक्शन मिलेगा, तो राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। ऐसी वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है, कि आप बात कर रहे हो कि आप हिमाचल से जम्मू जाने की वेलोसिटी बता रहे हो या जम्मू से हिमाचल आने की वेलोसिटी। ठीक है, तो अब जैसे आप डायरेक्शन जब भी बताते हो, अभी बताते हो ना, एरो राइट की तरफ मुड़ना है, लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, तो इसीलिए जब भी कोई वेक्टर चीज की बात करते हैं हम, तो मैं क्या करती हूँ, उस चीज पे एक एरो लगा देती हूँ, तो वो वेक्टर बन जाता है कि ये ए वेक्टर है। अब अगर मैं वेक्टर को, एरो को हटा दूं, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो लूं, तो वो क्या बताएगा, उसकी लेंथ या साइज या फिर मैग्नीट्यूड, इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। अब मैग्नीट्यूड लिखने के ना काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं इस ए को खाली ए लिख दूं, ऊपर एरो ना बताऊं, तो ये भी मैग्नीट्यूड है। वहीं अगर मैं इस ए के ऊपर एरो बना दूं पर साइड में ये मॉड लगा दूं, तो ये वेक्टर है। वेक्टर एरो से हो गया, तो यहाँ पे मॉड लगा दिया है, तो ये भी मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। मॉड, जैसे मॉड लगा दिया हमने, तो वो ना तो नेगेटिव देगा ना पॉजिटिव, वो एक नंबर दे देगा कि भाई आंसर क्या, मैग्नीट्यूड बताएगा। इतना पार्ट क्लियर है सबको? यस मैम। तो Yes, अगर ma'am. Yes, ma'am. डिस्टेंस की, तो मैं लिख दूंगी डिस्टेंस x,
पर अगर मैं बात कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं इस x के ऊपर एक वेक्टर लगा दूंगी, तो ये एरो लगाते ही वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स के वेक्टर होते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे मैं 3-4 वेक्टर बना दूं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, ऐसी 2 राइट साइड, फिर एक लेफ्ट साइड, ये क्या है, मैंने यहाँ पे 4-5 वेक्टर बना दिए, पर ये सारे के सारे एक ही लाइन पे बने हुए हैं। तो हाँ, ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। आप उसके नेम में भी चेक कर सकते हो, उसके नेम में आता है लाइन। तो जब वेक्टर्स के नेम में लाइन आ जाए मतलब वो सारे एक ही उस पे होते हैं, लाइन पे, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट क्लियर है? कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल का मतलब है, इमेजिन करो आप और आपके फ्रेंड छत पे खड़े हैं, ठीक है, दोनों साथ में खड़े हो और दोनों मून बता रहे हो कि मून कहाँ पे है। अब दोनों पॉइंट तो एक ही डायरेक्शन में करोगे, आप अलग अलग जगह खड़े हो पर मून तो नहीं बदल सकता, तो आप दोनों के हाथ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, आपका भी मून की तरफ बता रहा है और आपका फ्रेंड का भी। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर। और जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो एक बार बताओ आपको कितना मुड़ना पड़ेगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए? 0 डिग्री, क्योंकि आप पहले से ही मून को देख रहे हो, तो आपको मून को देखने के लिए कुछ भी नहीं मूव करना है। तो ऐसे वेक्टर जो होते हैं जिनके सेम डायरेक्शन है, तो उसमें उन वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपका और आपके फ्रेंड का हाथ बराबर हो, एक का लंबा होगा एक का छोटा होगा। Yes, ma'am. तो इसीलिए जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है दोनों इक्वल साइज के हो, मैग्नीट्यूड के हो, पर दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल में क्या मतलब है? आप राइट साइड देख रहे हो और आपका फ्रेंड लेफ्ट साइड देख रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हो, तो उस केस में जो वेक्टर बनता है वो बनता है एंटी पैरेलल वेक्टर, कि एक ही लाइन में तो है पर दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हो गई। अब अपोजिट का मतलब है कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 180. गुड इवनिंग मैम। 180 degree. गुड इवनिंग। और 180 डिग्री मतलब कितने रेडियंस होता है? 180 में कितना रेडियंस आता है? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो इसीलिए मैं 180 की जगह यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि उनके बीच में एंगल कितना है? पाई एंगल है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब अगर मान लो कि मेरे पास वेक्टर ऐसे हैं 180. हाँ, अब मान लो मेरे पास वेक्टर ऐसे हैं कि आप बोल रहे हो 2 मीटर नॉर्थ और आपका फ्रेंड बोल रहा है 2 मीटर साउथ। अब साइज तो दोनों का बराबर है, 2 मीटर 2 मीटर, पर एक की डायरेक्शन नॉर्थ है एक की डायरेक्शन साउथ है। तो ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन कंप्लीटली अपोजिट है, उन्हें कहते हैं अपोजिट वेक्टर्स या फिर नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, नेगेटिव क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर एक साइड एक पॉजिटिव साइड जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव की साइड, और उसको हम लिखते हैं p वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ q वेक्टर। ये माइनस यही बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो अगर मैं साइज की बात करूं तो p का साइज q के बराबर है। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. अच्छा, अब Yes, ये ma'am. बताओ कि सारे अपोजिट Yes, वेक्टर ma'am. एंटी पैरेलल होते हैं या सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स अपोजिट होते हैं? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैम एक बार सारे अपोजिट वेक्टर होते हैं. नेगेटिव होते हैं। क्या बोल रहे हो जगदीश? कौन बोल रहा है? आंसर बोलो। सभी ऑपोजिट वेक्टर नेगेटिव होते हैं. सभी नेगेटिव तो एक ही चीज है, एंटी। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये था। सभी एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव होते हैं। अच्छा, ठीक है, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं सुना था वो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, क्या सभी एंटी पैरेलल अपोजिट होते हैं ये सारे अपोजिट वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं? तो अब ध्यान, हाँ बोलो। सारे
सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स मैम अपोजिट। सारे एंटी पैरेलल अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं। नहीं, आप सब उल्टा बोल रहे हो। अब समझो कैसे। अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर बनाती हूँ, एक है 2 मीटर नॉर्थ और एक है 4 मीटर साउथ, ठीक है, तो क्या ये अपोजिट वेक्टर है? यस मैम। अपोजिट यस मैम। साइज भी सेम होना चाहिए था। क्या यहाँ पे साइज सेम है? नो नो मैम। मैम। अपोजिट ये है पर ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल जरूर है। अब अगर मैं बनाऊं ऐसे 2 मीटर नॉर्थ और ये 2 मीटर साउथ, अब क्या ये एंटी पैरेलल है? यस नो मैम। मैम। यस मैम। एंटी पैरेलल में बस एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, हमें साइड से कोई मतलब नहीं है, तो ये एंटी पैरेलल तो है। अब क्या ये अपोजिट भी है? यस मैम। ये अपोजिट भी है, क्योंकि ये भी 2 मीटर का है और वो भी 2 मीटर का है। तो अगर कोई वेक्टर अपोजिट है, उल्टी सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एंटी पैरेलल भी है। पर हर एंटी पैरेलल अपोजिट नहीं होता, क्योंकि एंटी पैरेलल में ये कंडीशन नेसेसरी नहीं होती कि दोनों का साइज सेम हो, पर अपोजिट होने के लिए दोनों का साइज सेम होना चाहिए। समझ आया डिफरेंस? ये किसी को डाउट है? मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो, अगर हम बात करें एंटी पैरेलल की तो बस उल्टे होने चाहिए, पर जब उल्टे भी हैं और उनका साइज भी सेम है तभी वो अपोजिट बनेगा। तो अपोजिट वाले, पहली बात उनका साइज सेम है और वो उल्टे भी होते हैं, तो साइज सेम है तो वो अपोजिट बन गया, और क्योंकि वो उल्टे भी थे तो वो एंटी पैरेलल बन गया। इतनी बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। अगर मैं एंटी पैरेलल ले रही हूं तो उनकी डायरेक्शन तो उल्टी हो गई पर उनका साइज नहीं हुआ बराबर, इसीलिए सारे अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं पर सारे एंटी पैरेलल अपोजिट नहीं होते। क्लियर है सबको ये? यस मैम। ठीक है। अब हम कुछ और वेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि है हमारे पास इक्वल वेक्टर। जैसे अपोजिट वेक्टर होता था बिल्कुल उसका उल्टा है इक्वल वेक्टर, कि मैं एक वेक्टर बना रही हूँ 2 मीटर नॉर्थ और एक दूसरा वेक्टर बना रही हूँ वो भी 2 मीटर नॉर्थ का, तो इन दोनों का साइज भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे मैम आपकी साउंड नहीं आ रही।
सॉरी गाइस, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका साइज सेम है पर उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, है ना। अब मेरे को अगर ये बताओ, मैं पूछती हूँ विमल कुमार आपसे कि आपका इनिशियल नेम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? की कोई और आंसर करना चाहेगा कि अगर मैं पूछ रही हूँ इनिशियल Yes, नेम ma'am. क्या है, तो आप क्या बोलोगी? इनिशियल नेम, इनिशियल नेम मैम का वही बोलेंगे जो है। क्या हो रहा है? इनिशियल नेम का मतलब है आपका फर्स्ट नेम जो स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। जैसे Yes, अगर मैं ma'am. बोलूं अपना नाम लक्षिता, तो मेरा नाम के जो स्टार्टिंग वाला जैसे फर्स्ट नेम होता है वो क्या हो गया? लक्षिता हो गया। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब ये बताओ कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? मैम जो उसका लास्ट मैम जो लास्ट नेम होता है, जो लास्ट नेम होता है वो Ma'am, last टर्मिनेट, name. हाँ लास्ट नेम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और मैं कह रही हूँ उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब उनका स्टार्टिंग का पॉइंट सेम है, ये बात समझ आई है? आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, मैं एक मिनट कनेक्ट ही कर रही हूँ उसे। तब तक मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर मैम मेरे फिर से पास, रिपीट करना। अगर मैं कह रही हूँ कोई दो इनिशियल वेक्टर हैं, तो उसका मतलब कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। और स्क्रीन दिख Yes, रहा है? ma'am. यस मैम, यस मैम। तो मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको कोइनिशियल कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी फिर से पहले पॉइंट है जीरो वेक्टर का। तो जीरो वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड तो जीरो है कि उसका साइज जीरो है, पर उसके साथ मैंने वेक्टर बोल दिया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर है। वो डायरेक्शन क्या है वो मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैंने जब भी जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे को आंसर जीरो मिलता है। अब मेरे को नहीं पता मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हम कहते हैं जीरो वेक्टर हैज अनडिफाइंड डायरेक्शन। दूसरी चीज, जीरो के लिए हम वर्ड नल भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं अगर आ रहा है नल तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब क्या है? जीरो वेक्टर। ये क्लियर हो गया है? यस मैम। अब अगर यस मैं मैम। जो इनिशियल की बात कर रही Yes, हूँ, ma'am. इनिशियल का मतलब है जैसे ए और बी वेक्टर दोनों के दोनों सेम पॉइंट से निकल रहे हैं ना, तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं उन्हें कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। और वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं उन्हें कहते हैं को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। जैसे टर्मिनेट मतलब कोई चीज खत्म हो जाती है, ऐसी को टर्मिनल वेक्टर जो एक पॉइंट पे जाके खत्म हो गई। कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. अब जो भी आपका स्क्रीन है, अगर आप उसके ऊपर ऐसे 4-5 वेक्टर उल्टे सीधे बनाओ ऐसे, तो है तो सारे के सारे एक ही सरफेस पे, प्लेन No, सरफेस। ma'am. अगर आप इन चारों को एक ही प्लेन सरफेस पे बनाओ तो ऐसा तो नहीं है कि ये दो अलग सरफेस पे हैं और ये दोनों अलग, आपने एक ही पेज पे बनाया है तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन सरफेस पे हो गए। तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर, जो एक ही प्लेन में होते हैं, इन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और मैंने कंफर्म कर दिया कि वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, इसके अलावा वो और कहीं से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर है जिसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया है, उसको मैं बोलूंगी लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड जब भी आप यूज करोगे फिजिक्स में उसका मतलब है उसकी आपको पोजीशन पता है, और अगर मैंने उसकी पोजीशन ऐसे कर दी कि मेरे को नहीं पता वो कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, उसे कहते हैं नॉट लोकलाइज्ड, नॉट फिक्स्ड या फिर एन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर थे। अब आता है इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। जैसे ही यूनिट वेक्टर आएगा उसका मतलब है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है।
1 का मतलब है उसका जो साइज था वो तो 1 हो गया, पर क्योंकि वो वेक्टर है तो वो डायरेक्शन अभी भी बताएगा। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर जो बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, और अब ए का साइज मैं बोलूं तो वो तो क्या है 10 है ना। तो मैंने ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया 10। अब मैं ए वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देती हूँ, ए वेक्टर अपॉन ए, तो मेरे पास बच जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें भी डायरेक्शन वही है सेम, ईस्ट वाली जहां से मैंने स्टार्ट किया था, पर मैग्नीट्यूड 1 हो गया है। तो ये जो अभी बना है मेरे पास रेशियो, ये डायरेक्शन अभी भी वही सेम बताएगा पर इसका साइज 1 हो गया। तो ऐसे वेक्टर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और उसके ऊपर टोपी लगा देते हैं, ऐसे कैप लगा देते हैं। जैसे ही कैप लगी हुई किसी वेक्टर पे समझ जाना उसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया यहाँ पे। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। कर सकते हैं आप? और क्या बोल रहे हो रीता? आप repeat कर सकते हो एक बार? हाँ, हमारे पास मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर जो वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट बना हुआ है। फिर मैंने एक उसका मैग्नीट्यूड निकाला, जो नंबर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड, वो आया यहाँ पे 10। अब मैंने उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। अब ईस्ट ही मेरे ए वेक्टर की डायरेक्शन थी, और ये जब आंसर आया है उसकी भी ईस्ट ही डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, पर मैग्नीट्यूड 10 से 1 हो गया। तो जैसे ही एक वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करती हूँ, मेरे पास जो वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन वही रहती है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, पर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, और ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ए कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1। यूनिट वेक्टर के लिए हम कैप लगा देते हैं ऊपर। और अगर मेरे को फिर से ए वेक्टर निकालना है, मैं क्या करूंगी, जो भी मैग्नीट्यूड है ए का उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे इस केस में मैग्नीट्यूड था 10, अगर मैं ए कैप को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर हम कोई भी वेक्टर बोल रहे हैं कि वो एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो बार बार ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रही है? No, यस मैम। Yes, ma'am. आवाज आ ही नहीं रही है किसी को भी? मैम नेटवर्क मैम आ रही है। प्रॉब्लम मैम आ रही है। हम कट कट के आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड। अब ठीक आ रही है? करती हूँ, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ अभी के लिए, ठीक है? तो अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है और मैंने उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब अगर जैसे मेरे को बोलना है कि कोई इंसान गया 10 मीटर एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, बार बार हम एक्स वाई जेड ना बोल के हम उनकी जगह यूनिट वेक्टर लगा देते। वो यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के। आई आता है मेरा एक्स वाली डायरेक्शन में, जे आता है मेरा वाई वाली डायरेक्शन के लिए, और के आता है मेरा जेड वाली डायरेक्शन के लिए। ये बात समझ आए कि यूनिट वेक्टर आई जे के होते हैं हम, और ये फिक्स है। एक्स के लिए आई ही लेना है, वाई के लिए जे ही लेना है, और जेड के लिए के ही लेना है, उसके अलावा कुछ और नहीं लेना है। अब जैसे अगर मेरे को बोलना है कि कोई इंसान गया 2 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, मैं बोल दूंगी 2 मीटर आई कैप।
जैसे ही आई कैप लगाया वो पता चल जाएगा कि वो एक्स की तरफ गया है। अब क्योंकि ये आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो अगर मैं देखूं आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? मैम 1। 1। तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आएगा। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास वेक्टर है, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो मेरे को बताओ ये वाला कंपोनेंट कौन सी तरफ जा रहा है? एक्स के अलावा और ये वाला कंपोनेंट? और जैसे मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, अभी मैं आगे निकालना सिखाऊंगी, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड आ गया 4, आपने फॉर्मूला लगाया और 4 आ गया। तो अगर आपको ए कैप निकालना है यूनिट वेक्टर, आप क्या करोगे? इस पूरे के पूरे वेक्टर को 4 से डिवाइड करोगे, तो हमारे पास आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 4। अब ये ध्यान रखना, ये दोनों 4 से डिवाइड होंगे, ऐसे मत करना कि 2 1 जा और ये नीचे से 4 काट दिया और 3 वाले में कुछ नहीं किया, वो आंसर गलत हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करना है 4 से, तो 2i कैप अपॉन 4 प्लस 3j कैप अपॉन 4 ऐसे करना है। तो हमारे पास आएगा फाइनल i कैप अपॉन 2 प्लस 3j कैप अपॉन 4, और ये बन जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर जो सेम डायरेक्शन बना रहा है जैसे ए वेक्टर बना रहा था, पर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है सबको ये? यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, हाँ बोलो कीर्ति। मैम आपने 2 + 3 किया ना, वो वाला फिर से एक्सप्लेन करना। 2 + 3 ये ऊपर वाला? 2i कैप प्लस 3j। यस मैम। हाँ, ये अभी नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर हो जाएगा ये आया कैसे। यस मैम। ठीक है, जब भी मैं पोजीशन वेक्टर कराऊंगी ना, तो पोजीशन वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे कोई एक पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट है x y z। आप में बनाते तक आप x और y ले रहे थे, अब हम तीनों लेंगे x y z, और ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैम इनिशियल पोजीशन। ओ से होता है, क्या होता है? ओरिजिन ओरिजिन होता है। ओरिजिन 0 0 तीनों 0 हो गए यहाँ पे। अब ये कोई पॉइंट है हवा में लटक रहा है, अब मेरे को किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है ओरिजिन के हिसाब से कि ओरिजिन से कितना दूर है, तो इसके लिए मैं एक वेक्टर बनाती हूँ ऐसे ओ से जो पी को ज्वाइन कर रहा है, और इस वेक्टर को बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। और फिजिक्स में याद रखना पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा आर से डिनोट करते हैं, तो कहीं पर भी आर वेक्टर है तो इसका मतलब वो पोजीशन बता रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अब देखो कोई पॉइंट है उसमें एक्स वाई जेड है, तो एक्स एक्स एक्सिस के लिए है, वाई वाई एक्सिस के लिए है, जेड जेड एक्सिस के लिए है। तो पोजीशन जब मेरे को वेक्टर बनानी होगी तो मैं क्या करूंगी, एक्स वाले को आई कैप्स के साथ लिख दूंगी ताकि मेरे को पता चल जाए एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, फिर वाई को जे कैप के साथ और जेड को के कैप के साथ, और इन तीनों को मिला के बन रहा है पोजीशन वेक्टर। अभी एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास है 2 3 4, तो ये वाला x वाला पार्ट है, ये y वाला और ये z वाला, तो मैं r वेक्टर को लिख दूंगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। यस मैम। तो वही है नेक्स्ट स्लाइड पे कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट है तो हम उसका वो बता सकते हैं पोजीशन वेक्टर। बस हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने हैं, एक्स वाले के साथ आई कैप लगा देंगे, वाई वाले के साथ जे कैप लगा देंगे और जेड वाले के साथ हम के कैप लगा देंगे। अब हमारे पास इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसमें पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। ठीक है,
अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसके लिए हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट P लिया है हमने और एक जैसे Q ले लिया। अब पहले इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर बना देंगे। हमने दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, P वाले के लिए लिख दिया R1 वेक्टर। अब क्योंकि P1 में था x1 y1 z1, तो हमने लिख दिया x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप और z1 के साथ k कैप। अब P2 Q के लिए लिख दिया हमने x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। मेरे को बताना है कि P से Q जाने में कितना, कौन सा वेक्टर लगेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से P और Q को ज्वाइन कर दिया और एक वेक्टर बना। अब ये वेक्टर वो गायब हो गई डायरेक्शन, इस तरफ है डायरेक्शन इसके। अब इतना याद रखना, जैसे एक ट्राइंगल जाता है हमारे पास और जैसे 2 वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर ऐसे है, तो अब आप देखो इन दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, जैसे एक सर्कल जैसे एक प्रॉपर सर्कल बनता जा रहा है, लूप बन रही है, पर ये वाला अपोजिट साइड आ रहा है। तो जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे R1 का वेक्टर ऊपर जा रहा था और उसी की लाइन में सीधा S का वेक्टर है, तो मैंने R1 और S को ऐड कर दिया और इससे मेरे को आंसर में क्या मिलता है, जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे R2 वेक्टर यहाँ पे। ये समझ आया सबको? यस मैम। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको ऐड करना है और जो अपोजिट वाला है उसके इक्वल हो जाएगा। फिर यहां से मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो था मेरा S वेक्टर वो निकाला, तो R2 माइनस R1 वेक्टर आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। यस मैम। अब बोलो। अब जब ये डिफरेंस फाइंड करेंगे ना, तो इतना ध्यान रखना, जब हम जैसे हमारे पास है x1 i कैप और x2 i कैप, पहली बात जो वेक्टर पहले है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे वाला। जैसे R2 पहले है तो R2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी R1 वाला। दूसरी चीज, I वाले में से I वाला ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आप I के साथ J वाला सब्ट्रैक्ट मत करना, आंसर बिल्कुल गलत होगा। तो जैसे यहाँ पे I कैप के साथ लगा हुआ है x2, तो मैं x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करूंगी और इन दोनों के साथ I कैप लगा हुआ है। ऐसे ही मैं y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करूंगी और इन दोनों के साथ j कैप लगा हुआ है, और z2 में से z1 सब्ट्रैक्ट करूंगी और k कैप लगा हुआ है। क्लियर है मेरा पॉइंट? यस मैम। यस मैम। मैं आपको एक नॉर्मल पॉइंट देती हूँ। P है मेरे पास 4, 5, 6 और Q Yes, है ma'am. मेरे पास 2, 3। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा आपके हिसाब से, बताओ? 3। देखो अब इसमें ना P, आपको Q में से P माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल अब बताओ, Q में से P को माइनस करना है। मैम 3 मैम अब माइनस 3 आएगा। देखो विशाल 1 माइनस 3 आएगा वहां पे, यस तो सॉरी 1 माइनस 4 आएगा। तो जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा साइन बड़े वाले का लगेगा -3, ठीक है? और Yes, ma'am. -3 के साथ क्या लगेगा, आई जे या के? मैम आई नहीं जे नहीं सॉरी मैम आई लग जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म बताओ, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? -3j। -3j -3 के यस मैम। और -3k। -3 के हाँ, हमने पहले 1 में से 4 को माइनस किया, फिर 2 में से 5 को माइनस किया और 3 में से 6 को माइनस किया। ये क्लियर है सबको कैसा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास आता इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
इसमें क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे ऐसे हवा में वेक्टर है आर वेक्टर, और वो कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। अब जैसे ही उसने एंगल बनाया थीटा, अब वो ये पूछेगा कि आप बताओ कि आर की एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस में। तो हमने क्या किया, जो पी पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया, एम, पी एम परपेंडिकुलर बना दिया। अब परपेंडिकुलर बनाने के बाद मैं ओ पी एम ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकती हूँ। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, कौन बताएगा? कॉस थीटा Base upon hypotenuse. It's upon बेस, hypotenuse. Base upon hypotenuse. वेरी गुड। तो अगर मैं ओपीएम ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, उस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा? And PM PM upon बेस क्या है? PO. PM upon PO. PM upon देखो सब लोग, थीटा यहाँ पे थीटा के साथ वाला बेस होता है और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। yes ma'am तो यहाँ पे ओएम बेस है PM upon और हाइपोटेन्यूज OP. करेक्ट। हाँ, तो ओएम अपॉन ओपी। अब ओपी तो मेरे को उसने दे रखा है जो क्या है, आर वेक्टर, तो मैं उसकी जगह बस आर लिख सकती हूँ, ओएम अपॉन आर। इतना क्लियर हो गया सबको? yes ma'am अब Yes, जैसे ma'am. ही मैं ओएम की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो क्या हो जाएगी, आर R theta थीटा, करेक्ट। तो यहां से आ गया ओएम आर कॉस थीटा। ऐसे ही पीएम क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, अगर आप साइन थीटा लगाओगे। क्लियर है सबको ये पॉइंट? yes ma'am ठीक है। yes ma'am अब अगर मैं जैसे पी पॉइंट देखूं, तो इसके दो पार्ट है, एक तो एक्स और एक कॉमा वाई। मतलब जैसे अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं ऐसे एक्स कॉमा वाई। अभी तक आप ग्राफ में करते आ रहे थे। Yes, yes ma'am. ma'am तो अब यहाँ पे एक्स क्या है, ये डिस्टेंस होता है कि भाई एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, और वाई क्या है, जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है वो। इतना पता है ना सबको? कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, yes ma'am तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है आर कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है आर साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स आ गए। तो अब अगर मेरे को आर वेक्टर को वेक्टर उसमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है एक्स और वाई एक्सिस के में, तो मैं लिख सकती हूँ आर वेक्टर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। Theta. हाँ, और इसके साथ में लगा दूंगी आई कैप, क्योंकि ये एक्स वाला था। फिर आर साइन थीटा लिख सकती हूँ और इसके साथ में लगा दूंगी जे कैप, ये वाई वाला कंपोनेंट था। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि आर वेक्टर क्या है, उसमें एक आर एक्स पार्ट आया जो एक्स का कंपोनेंट है, और एक वाई वाला पार्ट आया जो वाई का कंपोनेंट है, और ये जे कैप बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इनको ऐड करते हैं कि मेरे पास आया आर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करती हूँ पहले, तो आया आर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं आर वाई का स्क्वायर निकाल सकती हूँ, प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? no ma'am No, ma'am. लेफ्ट साइड आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब राइट साइड आप ध्यान से देखो, मेरे पास है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो no ब्रैकेट, ma'am अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगी तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Cos theta. theta sin Theta. थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, equal to 1 1 हो जाता है। मेरे पास आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से मेरे को आर की वैल्यू निकालनी कि आर का साइज कितना है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर सकती हूँ। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो इस पूरे पे स्क्वायर रूट आ गया,
ये बन गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और उसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये बात समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड। अब अगर मेरे को इसकी चलो मैग्नीट्यूड आ दिया, और अब आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन इस एंगल पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। ठीक है, अब ये थीटा कैसे निकालूंगे हम? देखो, अगर मैं निकालू यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है r sin थीटा, और बेस क्या है? r cos थीटा। r cos थीटा। हाँ, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये r का y कंपोनेंट था और ये r का x कंपोनेंट था। ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? पक्का? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। Ma'am. अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास मान लेते हैं कोई वेक्टर है, आर वेक्टर ही ले लेती हूँ अभी, 2i कैप प्लस 4j कैप। तो ये 2 उसका x वाला कंपोनेंट है और ये 4 उसका y वाला। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैं कैसे निकालूंगी? y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दूंगी, मतलब 4 का स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट। तो मेरे पास आएगा 4 + 16 विच इज इक्वल टू अंडर यस रूट मैम। 20। तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। 20। अब अगर मेरे को ये बताना है कि डायरेक्शन क्या है, तो मैं डायरेक्शन के लिए क्या करूंगी? tan थीटा निकालूंगी। तो tan थीटा निकालने के लिए हमें पता है, हमें y का कंपोनेंट लेना है ऊपर और नीचे x का कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अब चलो 2 आपको नहीं पता है टेंजेंट में कब वैल्यू होती है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे आता है tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो क्या बता सकते थे आप थीटा कितना है? 45. 45। टेंजेंट की वैल्यू 1 तभी आती है जब थीटा क्या है? 45 डिग्री। तो हम ऐसे डायरेक्शन भी बता सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी। क्लियर है कैसे निकालना है? Yes, ma'am. अब ऐसे अगर मेरे पास है कोई वेक्टर और वो है 60 न्यूटन फोर्स और ये 30 डिग्री एंगल है, और अब वो बोल रहा है बताओ इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? हम लेते थे r cos थीटा। अब ये r नहीं है, यहाँ पे 60 वैल्यू दे रखी है उसने, तो हम करेंगे 60 cos और 30 डिग्री ले लेंगे यहाँ पे एंगल 30 डिग्री। cos 30 क्या होता है? √3/2। 3/2, करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 30√3, और ये क्या है? मेरा x वाला कंपोनेंट। ये समझ आया सबको कैसे आया है? Yes, ma'am. यस मैम। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, यहाँ पे जो थीटा है, हमेशा याद रखना कि थीटा जहां भी होगा ना वहीं पे कॉस आएगा, दूसरी साइड साइन आएगा। ये बात समझ आई है सबको कि अगर थीटा ऊपर है तो ऊपर वाला कॉस हो जाएगा, नीचे है तो नीचे वाला कॉस। जहां पे थीटा लगा उसके साथ कॉस बना दो, अपोजिट साइड साइन थीटा। दूसरी चीज, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर वो 30 डिग्री है, 60 डिग्री। ये देखो, ये पूरा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। तो अगर पूरे में से 30 माइनस कर दो, जो बचेगा वो ऊपर हो गया 60 डिग्री। क्लियर है सबको? अब ये तो हमने 2D में किया था,
अब हमारे पास सिस्टम आता है 3D का। 3D में क्या मतलब है, हमारे पास 3 वेक्टर आएंगे, एक x वाला कंपोनेंट, एक y वाला कंपोनेंट, एक z वाला कंपोनेंट। इस केस में अगर मेरे को मैग्नीट्यूड मैम ऐसा, वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, मैम वॉइस क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे इस केस में मैग्नीट्यूड बताना है, जब मेरे पास 3 कंपोनेंट है, x वाला, y वाला, z वाला, तो मैं क्या करूंगी, जब 2 थे तो 2 का स्क्वायर और ऐड किया था, अब 3 है तो तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगी, rx का स्क्वायर, ry का स्क्वायर, rz का स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट ले लूंगी। मैम फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ अभी बताती हूँ। जैसे वहां पे rx था और ry था, 2 ही कंपोनेंट थे। अब मेरे पास 3D सिस्टम है जिसमें x भी है, y भी है और z भी है। तो इस केस में अगर मेरे को मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं तीनों का स्क्वायर करूंगी, सिर्फ 2 का नहीं, तीनों का, और वो ऐड करके फिर अंडर रूट लूंगी। ये बात समझ आई है सबको? नहीं आई है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। देखो, जैसे अगर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है कोई r वेक्टर, और मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो ये है मेरा x वाला कंपोनेंट, ये है मेरा y वाला कंपोनेंट, और 4 है मेरा z वाला कंपोनेंट। इतना सबको समझ आया? यस मैम। अब अगर मेरे को r का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैं इनका सबका स्क्वायर करूंगी, पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इनको ऐड करके मैं लास्ट में अंडर रूट कर दूंगी। क्लियर है सबको? यस मैम। तो उससे मेरे पास Yes, ma'am. r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, वहां पे हम एक बार cos थीटा ले रहे थे, एक बार sin थीटा ले रहे थे, और एक ही एंगल था थीटा। यहाँ पे 3 एंगल आएंगे, थीटा x, थीटा y और थीटा z। जो भी ये वेक्टर x एक्सिस के साथ बना रहा है वो हो जाएगा थीटा x, ऐसे ही जो y के साथ बना रहा है वो हो जाएगा थीटा y, और जो z के साथ बना रहा है वो हो जाएगा थीटा z। अब अगर आप किसी की भी केस में cos थीटा निकालो, जैसे मान लो ये x वाला है, तो नीचे आ जाएगा आपके पास r का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये ऊपर है r। तो अगर आप cos थीटा x निकालोगे तो आपके लिए बेस हो गया है rx और हाइपोटेन्यूज r ही है। पर अगर आप थीटा y ले रहे हो तो बेस ry हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज फिर से r ही है। सिमिलरली cos थीटा z में बेस हो जाएगा आपका rz और हाइपोटेन्यूज r। क्लियर है सबको ये? यस मैम। मैम अब Yes, हम क्या ma'am. करते हैं, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तीनों एंगल्स को। तो मेरे पास आएगा ry का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर प्लस rx स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एलसीएम ले लेती हूँ r स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले से जो ऊपर बना हुआ है r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, अगर मैं इसका स्क्वायर लूं दोनों साइड, तो मेरे पास आएगा r इक्वल्स टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है तो वहां से रूट हट गया और इस साइड r स्क्वायर आ गया। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब मैं क्या मैम। यही सेम चीज है वो, तो मैं इसे लिख सकती हूँ r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसीलिए ये जो 3 एंगल है cos स्क्वायर थीटा x प्लस cos स्क्वायर थीटा y प्लस cos स्क्वायर थीटा z, इन सबके cos का स्क्वायर का सम 1 आता है। ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, सेकंड और थर्ड का आंसर आप खुद बताओगे। पहले सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मेरे पास 2 ही कंपोनेंट है, तो r1 का मैं लिख सकती हूँ 2i कैप प्लस 2j कैप। ये x वाला पार्ट है और ये y वाला पार्ट है।
अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं दोनों का स्क्वायर करूंगी और उन्हें ऐड करके फिर अंडर रूट कर दूंगी, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4+4, जैसे इस केस में आ गया √8 और उससे मैं लिख सकती हूँ 2√8। यहां तक किसी को डाउट है? No, ma'am. ठीक। नो मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला एंगल बताओ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब थीटा बताना है। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा का मतलब था y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट। अब यहाँ y वाले के साथ 2 लगा हुआ है और x वाले के साथ भी 2 लगा हुआ है, तो 2/2 1 आ गया। इससे क्या पता चला थीटा कितना हो गया? Ma'am, मैम 45. 45 डिग्री। 45। अब लास्ट पार्ट में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर, जैसे यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप है, r वेक्टर डिवाइड बाय r का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अभी हमने कैलकुलेट करा 2√2, तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगी 2√2 से। तो फिर से दोनों टर्म को डिवाइड करेगा वो, फर्स्ट को भी और सेकंड वाली को भी, 2j कैप अपॉन 2√2। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मेरे पास बचेगा i कैप अपॉन √2 प्लस j कैप अपॉन √2। समझ आ गया सबको कैसे निकाला यूनिट वेक्टर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। तनिष्क, डाउट है आपको? नो मैम। ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट है, मेरे को फटाफट बताओ उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट करो। Ma'am, 4. ठीक है, तो आपने बोला कि आंसर 4 आया, क्या सबका 4 आ रहा है? चेक कर लेते हैं बाकियों के लिए, जिनको प्रॉब्लम है देख लेते हैं। अगर हमारे पास सेकंड केस में 2i कैप माइनस 2√3j कैप है, तो ये है मेरे पास x कंपोनेंट और ये है मेरे पास y कंपोनेंट। अब ध्यान देना, y कंपोनेंट में साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो उस माइनस साइन को साथ में लेके करोगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो 4 इजीली हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, और फिर ये 2 एक और था उसका स्क्वायर 4, और साथ में √3 है तो मल्टीप्लाई विथ 3, और ये पूरा अंडर रूट में हमारे पास आ गया √16 और आंसर आ गया 4। सबको क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? तो आंसर क्यों नहीं बता रहे थे जब मैंने बोला? अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए मेरे को ये बताओ tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी? मैम पर बस y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करना है। √3/4 √3/2 √3/2 y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? Ma'am, √3, 1/√3. अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ y कंपोनेंट क्या है? Ma'am, 2/√3. उसके साथ एक तो माइनस साइन लगा, और x कंपोनेंट क्या है? मैम 2 है मैम 2 ये तो बस -√3 आ रहा है। जिन लोग का -√3/2 आ रहा है या अपॉन 4 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? सिर्फ y का फैक्टर अपॉन x का लेना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस आ गया, तो आप लोग बायो वाले हो, आप लोग के मैथ्स में ये नहीं आएगा,
पर इतना याद रखना, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 90, 180 और यहाँ पे आ जाएगा 270। यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 का गैप, यहाँ से दूसरा क्वाड्रेंट अगला 90 का गैप, और यहाँ से तीसरा क्वाड्रेंट अगले 90 का गैप। तो मैं कोशिश करूंगी इसके बाद ये वाला आपका चैप्टर ले लो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि काम आएगा फिजिक्स में बहुत। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूं फर्स्ट वाले में, वो हमेशा पॉजिटिव आंसर करता है, पर सेकंड में जाते ही सिर्फ साइन पॉजिटिव करेगा, टैन और कॉस नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया है, तो पहले आप ये सोचो कि टैन की वैल्यू √3 कब आती है? कब आती है √3? टैंजेंट 60 डिग्री पे आता है। अब आपको पता है 60 डिग्री पे √3 आता है, पर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका एंगल कुछ 90 से 180 के बीच में ही होना चाहिए था, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस 180 में से ये पॉजिटिव वाला एंगल माइनस कर दो। जैसे यहाँ 60 डिग्री है तो मेरे पास आ गया 120 डिग्री, और अगर आप tan 120 निकालोगे ना तो वो -√3 आएगा। ये बात समझ आई है सबको? यस यस मैम। मैम। जब भी आपको या कॉस नेगेटिव करना है, आप पॉजिटिव वाला एंगल देखो कि ये पॉजिटिव आंसर कब आता है, और 180 में से बस वो एंगल माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव कब आ रहा है। अब थर्ड वाले केस का कौन बताएगा मैग्नीट्यूड? मैम 81। मैम 162 √162 पायल 162 √162 प्लस 9 का स्क्वायर है, तो √162 आएगा। यस और मैम। इसको मैं लिख सकती हूँ 81 × 2 या फिर 9 √2। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। एंगल बताना है तो एंगल क्या आएगा? एंगल विद एक्स एक्सिस 9 एंगल कैसे निकालते हैं? 44 डिग्री y का डिग्री। हमें tan थीटा निकालना है। y का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट क्या है? मैम 9 डिग्री। 45 डिग्री। x भी 9 है, दोनों को डिवाइड करूंगी तो 1 आ गया। यस मैम 45 45 डिग्री। 45 डिग्री ठीक है 45 ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले में हमने यूनिट वेक्टर नहीं निकाला ना, वो रह गया। तो सेकंड वाले का यस यूनिट मैम। निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास वेक्टर था 2i कैप -2 √3 j कैप, ये इधर इस साइड। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड आया 4, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी, मेरे पास आ जाएगा i कैप अपॉन 2 -√3/2 j कैप। ये वाला क्लियर है सबको? यूनिट वेक्टर कैसे आया? यस मैम। अब ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट का यूनिट वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 9 √2। क्या यूनिट वेक्टर आ रहा है? बस वेक्टर को डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से। I upon √2 plus j upon j/√2 बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास था 9i कैप प्लस 9j कैप। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी 9 √2 से, तो दोनों ही केस में 9 से 9 कट जाएगा, बस डिनोमिनेटर का एक √2 बच जाएगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम अब किसी को डाउट है तो वो बता दो, क्योंकि फिर अब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, हम लोग वेक्टर लॉज देखेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वेक्टर्स को। यस मैम। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो बता दो। नो मैम। नो मैम। ओके ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो आप अपनी, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पूरा कंटिन्यूशन में होगा, वो भी नहीं करा सकती मैं।
लंबा टॉपिक है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye then everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.